नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। लास्ट लेक्चर में हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, एएसडी, वीएसडी, आइसेनमेंटन सिंड्रोम, ये सबको कंप्लीट किया था। आज हम एक और नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आपको देखने को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। इसका नाम है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। और इसके अंदर आज हम मेनली जो डिजीज़ मैंने इसमें लिख रखी हैं, जैसे GERD, टैफ, इंटूसिसेप्शन, सीलियक डिजीज़, पायलोरी डिजीज़ और लैक्टोज इंटॉलरेंस, इन सारी डिजीज़ को हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और ये हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इसकी थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी बता दूं, जैसे कि आप इजी वे में इससे अदर जो क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पुटअप हो तो उनको आप वो सॉल्व करवाएं। इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे बहुत सारे क्विज आते हैं, उनको आप सॉल्व करें। जो अदर क्लासेस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी सॉल्व करें, जो कि आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच इज बेस्ट एडवाइज्ड बाय द नर्स टू द मदर ऑफ ए बेबी डायग्नोस्ड विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज टू डिक्रीज एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग। देखिए, इस क्वेश्चन में जिस डिजीज की बात की गई है उसका नाम है GERD, जो कि आपने सुना होगा कई बार। इसकी फुल फॉर्म अभी लिखेंगे आपके सामने। देखिए, GERD जो है इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये हमारा इसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है और ये कह रहा है यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, इसको पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसको अपन बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक, कभी कभी इस इसोफेजियल स्फिंक्टर में कोई भी मसल की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिससे कि जो भी क्वांटिटी, जो भी अमाउंट में यहाँ फूड होता है वो नीचे ना जाने की बजाय, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाने की बजाय वो ऊपर आने लगता है। थ्रो इसोफेगस से वो वापस ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग जैसा फील होता है या वॉमिटिंग होती है। ठीक है, इस डिजीज को हम मेनली कह रहे हैं GERD। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर कोई भी अगर मस्कुलर एबनॉर्मलिटी है, जिसकी वजह से जो फूड का अमाउंट स्टमक में है वो वापस से ऊपर आ जाता है, जिससे कि वॉमिटिंग होती है, इसको हम GERD कहते हैं। ठीक है, तो एक नर्स जो है वो मदर को यही समझा रही है कि हम वॉमिटिंग एपिसोड को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की ऐसी एबनॉर्मलिटीज को हम सर्जिकली सही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हम कुछ चीजें ध्यान रखते हैं। मान लीजिए कि अभी अभी फूड किसी ने खाया है, तो सबसे पहला इसमें अपन को नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ये ध्यान रखना है कि हमें जो फूड की क्वांटिटी है, जो फूड है हमारा मील है, उसको हमको स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। किसमें लेना है? स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। मान लीजिए कि हम एक बार में 2 चपाती खाते हैं, तो हम करेंगे ये कि हम सिर्फ 1 चपाती खाएंगे, एक हम फ्रिक्वेंट मतलब थोड़े समय के बाद खाएंगे। ठीक है, जिससे कि इसकी जो स्फिंक्टर है उस पर कोई भी प्रेशर ना पड़े। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि आफ्टर फूड या आफ्टर फीड हम उसको सुपाइन नहीं लेटाएंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे हम उसको जो है अपराइट पोजीशन देंगे, अपराइट देंगे, फॉलोअर देंगे या लो फॉलोअर देंगे, लेकिन हम उसको इरेक्ट रखेंगे, जिससे कि जो इसोफेगस है उसके स्फिंक्टर पर कोई दबाव ना पड़े और फूड जो है बाय ग्रेविटी नीचे जाता रहे। ठीक है, और इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो हम उसको लिक्विड डाइट दे रहे हैं, तीसरा जो है हम उसको लिक्विड डाइट दे रहे हैं, वो हम उसको कम से कम दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर लिक्विड डाइट होगी तो वो आसानी से ऊपर आ सकती है, जबकि थिक होगी तो ग्रेविटी के वजह से वो नीचे जाएगी, ऊपर आने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम ये सब चीजें उसको कर सकते हैं, मदर को हम ये चीज सिखा सकते हैं। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड लेस फ्रिक्वेंट लार्ज फीडिंग। देखो, लेस फ्रिक्वेंट नहीं करना है हमको, मोर फ्रिक्वेंट करना है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हमको खिलाना है, लेकिन हमको लार्ज नहीं स्मॉल खिलानी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। नॉट बर्प इन्फेंट फीडिंग। देखो, बर्प जो है ये बर्प की बोल रहा है, नॉ खर्प। बर्प का मतलब ये कि हम उसको थपथपाएं। देखो, अगर थपथपाएंगे हम तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो खाना, जो फूड हमारा स्टमक के अंदर है वो जल्द से जल्द हमारा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये अच्छी चीज है। जबकि इसमें नॉट लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन भी गलत चला जाएगा। गिव थिन फीडिंग। ठीक है, हम उसको थिन फीडिंग, मैंने अभी आपको मना किया कि लिक्विड डाइट हमको नहीं देनी है। लिक्विड डाइट हम कम से कम देंगे, क्योंकि लिक्विड डाइट के ज्यादा चांस होते हैं रिफ्लेक्स होने के। सो फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट?
गिव थिक फीडिंग बाय एडिंग रॉयल सील्स। हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है, हम उसको थिक फीडिंग देंगे क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फोर्थ। आशा करता हूँ कि आपको GERD बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंजेनाइटल कंडीशन इन विच एब्डोमिनल कंटेंट प्रोड्यूस थ्रू द डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल एंड इट्स कवर्ड विद सैक इज। देखिए, ये बोल रहा है कि कोई भी बेबी है, न्यूबॉर्न है, उसका ये स्टमक है, इस स्टमक के एब्डोमिनल जो पार्ट्स हैं, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इसकी एब्डोमिनल वाल से बाहर निकली हुई है, वो इसकी एब्डोमिनल वाल से बाहर निकली हुई है इस तरीके से। ठीक है, और वो किसी भी सैक से कवर्ड नहीं है, इसके उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन जो है, ऐसी मेम्ब्रेन है वो नहीं है। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। ऐसी जो मेम्ब्रेन है ये इस पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उसका जो भी ऑर्गन है वो उस पे प्रेजेंट है। तो इस डिजीज को हम क्या कहने वाले हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस डिजीज का जो नाम है वो आपके सिलेबस में दे रखा है, उसको बोलते हैं AWD। इसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट बोलेंगे इसको। मेनली ये दो तरीके का होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक को हम बोलते हैं ओम्फेलोसील। क्या बोलेंगे? ओम्फेलोसील। और एक को हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्काइसिस। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोस्काइसिस। इन दोनों में ही हमको एक चीज देखने को मिलती है कि हमारे जो GIT का स्मॉल इंटेस्टाइन है या अदर पार्ट्स जो हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब जो है एब्डोमिनल वॉल से हमको बिल्कुल दिखती हैं। भाई हमारी नेकेड आइज हमको वो चीजें दिखती हैं। कोई ना कोई एब्नॉर्मल वॉल जो है, उसकी जो लेयर है उसमें कोई ना कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाती है, ओपनिंग रह जाती है, जिसमें से कि इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। ठीक है, इन दोनों में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों में एक मेजर अंतर होता है सैक का। किसका अंतर होता है? सैक का। ओम्फेलोसील जो है, इसको आप समझ लें पहले तो ये क्या है। अगर जो ओपनिंग है वो हमारी अम्बेलिकस से है, अम्बेलिकस के लेवल से अगर ओपनिंग है तो उसको ओम्फेलोसील कहेंगे। जबकि लेटरल है, अगर लेटरल टू अम्बेलिकस है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच से ना निकल कर वो लेटरल निकल रही है, तो उसको हम गैस्ट्रोस्काइसिस कहेंगे। ओम्फेलोसील के अंदर जो ऑर्गन प्रोट्रूज होंगे, इसके अंदर जो ऑर्गन प्रोट्रूज होंगे, देखो ऑर्गन तो प्रोट्रूज दोनों में ही हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो ऑर्गन प्रोट्रूज होंगे उसमें एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी रहेगी। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन उसके ऊपर रहती है, उसको कवर करे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी इसके ऊपर रहती है। जबकि गैस्ट्रोस्काइसिस के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेजर जो डिफरेंस हुआ इन दोनों डिजीज के अंदर वो क्या रहा? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन का, कि सर एक डिजीज कंडीशन के अंदर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ने उसको कवर कर रखा है और एक डिजीज कंडीशन के अंदर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ने उसको कवर नहीं कर रखा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर कवर नहीं कर रखा है, तो हम सीधा सा समझ जाएंगे कि सर वो गैस्ट्रोस्काइसिस है, और ऑप्शन डी इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हेन देयर इज हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल वर्सा थ्रू ओपन अम्बिलिकल रिंग एट द साइट या इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इट इज नोन एज। देखिए, ये दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है कि जो हमने आपको बताया था अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकस जो होती है उसके आसपास से कौन सी अगर निकले, प्रोट्रूज ऑर्गन हो जाए वहां से, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको अभी आपको पता है, ओम्फेलोसील कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डबल बबल साइन इन एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए, ये एक डायग्नोसिस से क्वेश्चन पूछा है, और जो भी नियोनेट्स या फिर हम कहें पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स में जो भी वर्किंग होते हैं, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि बच्चे का, बेबी का, न्यूबॉर्न का एक एक्सरे वहां करवाया जाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ बेबी जो होते हैं नियोनेट्स, वो एक ही कंडीशन लेके आते हैं कि उनका एब्डोमिनल डिस्टेंड है, उनको स्टूल पास नहीं हो रहा है, बच्चा डिहाइड्रेटेड है। तो मैक्सिमम केसेस में हम जो प्रेफर करते हैं डायग्नोसिस, वो प्रेफर करते हैं एक्सरे, क्योंकि एक्सरे से हमें लगभग मोस्टली डिजीज न्यूबॉर्न की पता चल जाती है। तो एक्सरे के अंदर एक चीज देखो, यहाँ एक्सरे बनाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको समझा देता हूँ। एक्सरे के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें, यहाँ पर बहुत सारी रिब्स आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर रिब्स देखने को मिलती हैं, यहाँ एक खाली स्पेस मिलता है पूरा। तो अगर किसी भी एक्सरे के अंदर आपको ऐसी चीज दिखाई दे कि यहाँ पर ये पूरा ब्लैक पोर्शन, ये पूरा ब्लैक पोर्शन और एक इधर ब्लैक पोर्शन, मतलब कि ये कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ दोनों में आपको इस तरीके से ब्लैक ब्लैक, ये मैंने ब्लू से बनाया है,
इसको अपन ब्लैक से बना लेते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा जो है ये ब्लैक दिखाई देखने को मिले यहाँ पे। ब्लैक का मतलब किसी भी एक्सरे का मतलब होता है कि यहाँ पर एयर फील्ड है। क्या फील्ड है यहाँ पर? एयर फील्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड में अगर इस तरीके से हमको दो बबल से दिखाई देखने को मिले तो ये जो कंडीशन है ये बताती है जनरली डुडेनल अट्रेशिया को। अट्रेशिया जस्ट मीन कि ये डुडेनम की एक लेयर है, इस डुडेनम की ये एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग में अगर ये कहीं से बंद हो, ठीक है, कहीं से ये बंद हो, ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर आ जाए, मेनली आप ये समझ लें कि ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर आ जाए तो इसको अट्रेशिया कहते हैं। अट्रेशिया या फिर बना ही नहीं है कुछ पोर्शन, ठीक है, बना ही नहीं है इस तरीके से है, तो यहाँ का एयर यहीं रह जाएगा और यहाँ जो एयर बनेगा वो यहीं रह जाएगा। फर्मेंटेशन जो होते हैं हमारे नॉर्मल फ्लोरा, तो इस तरीके दो बबल बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं डुडेनल अट्रेशिया। तो ये हमको किसमें देखने को मिलेगा? डुडेनल अट्रेशिया के अंदर। पायलोरिक स्टेनोसिस के अंदर आपको डबल बॉन्ड साइन देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको ऑलिव शेप मार्श, ठीक है, या लेफ्ट टू राइट पेरास्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलती है, पेरास्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलती है। ट्रैकियोसेल फिस्टुला के अंदर अभी मैं नेक्स्ट टेफ पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। हिर्सपंग डिजीज इसको बोलते हैं मेगा गैंग्लियोनिक कॉलोन, कि किसी भी ये जो लार्ज इंटेस्टाइन से किसी एक पार्ट के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लियंस हैं वो कहीं कहीं एब्सेंट हो जाते हैं, जिससे कि स्टूल पास जो है वो यहाँ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ एक पाउच बन जाता है और इसको बोलते हैं हिर्सपंग डिजीज या मेगा गैंग्लियोनिक कॉलोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है डुडेनल अट्रेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीडियाट्रिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रिपल बबल साइन। देखिए अगेन अगर दो बबल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि डुडेनम में कोई दिक्कत है, ठीक है, यहाँ स्टमक है या डुडेनम है, और अगर ट्रिपल बबल है इसका मतलब कि जेजुनम में दिक्कत है, ठीक है, डेडुनम के बाद जेजुनम में दिक्कत है। तो अगर हमको तीन जगह इस तरह से बबल देखने को मिले एक्सरे के अंदर, किसके अंदर? एक्सरे के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे जेजुनल अट्रेशिया है। क्या कहेंगे इसको हम? जेजुनल अट्रेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइलरी अट्रेशिया इन चिल्ड्रन। देखिए जस्ट ये पूछ रहा है कि बाइलरी अट्रेशिया के अंदर हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये बाइलरी अट्रेशिया है क्या। देखिए ये लीवर है हमारा, इसके दो पोर्शन होते हैं, आपको अच्छे से पता है, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पर कहीं पर गॉल ब्लैडर होता है, क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है, ये लीवर है, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ से डक्ट आएंगी, इसमें एक डक्ट यहाँ जुड़ जाएगी गॉल ब्लैडर वाली, और फिर ये एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। चलिए इनको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, और फिर ये फर्दर पैनक्रियाज के अंदर जाके जुड़ती है, ठीक है, यहां से ये डुडेनम, ये हो गया पैनक्रियाज। देखिए सीधी सी बात है, लीवर के अंदर हमको पता है कि भाई बाइल बन रहा है, लीवर के अंदर क्या बन रहा है? बाइल बन रहा है, जो कि राइट लेफ्ट डक्ट से जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और फिर वो कॉमन बाइल डक्ट में जाता है। अगर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या फिर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अट्रेशिया हो जाए, ये बंद हो जाए, तो जो हमारा ये मान लो कि ये बनी हुई ना हो इस तरह से, तो जो हमारा बाइल है वो यहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाइल जो है लीवर के अंदर भरने लगेगा। और अगर बाइल लीवर के अंदर भरने लगेगा, क्यों भरने लगा है? क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट, इस डिजीज के अंदर कॉमन बाइल डक्ट जो है वो क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है। क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है। तो उसकी वजह से ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है, क्योंकि बाइल का जमाव बॉडी के अंदर होना काफी सारी डिजीज को पैदा करता है। तो इसमें हमको बच्चे के अंदर जॉइंटिस देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमको लीवर हिपैटोमिगैली, इसको हम बोलते हैं हिपैटोमिगैली, देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका अगर स्टूल हम देखेंगे तो क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलेगा, और जो फर्दर ये अगर ये कंटिन्यूस रहा तो लीवर सिरोसिस भी इसमें हो सकता है। क्या हो सकता है? लीवर सिरोसिस भी इसमें हो सकता है। तो ये तो रही कंडीशन की बाइल अट्रेशिया होता क्या है। अगर इस चीज को हमें सही करना हो, कॉमन बाइल डक्ट को हमें यहाँ से हटाकर सीधा लाइगेट करना हो या फिर इसको हमको सीधा कनेक्ट करना हो पैनक्रियाज के अंदर, जिससे कि इसका ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज रुक जाए, तो इसमें जो सर्जरी करते हैं उस सर्जरी का प्रोसीजर का नाम है कसाई प्रोसीजर। क्या नाम उसका? सर्जरी का नाम क्या है उसका? कसाई प्रोसीजर। इसके अंदर क्या हम क्या करते हैं,
देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बाइलियरी अट्रेसिया है उसमें हम पोर्टो एंटेरोस्टोमी करते हैं, हेपेटिक पोर्टो एंटेरोस्टोमी करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाकर सीधा का सीधा इसको कनेक्ट कर देते हैं इसमें, जिससे कि ब्लॉकेज जो है वो रुक जाता है। साथ में इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स और दे रखे हैं, जैसे कि स्वानसन प्रोसीजर। तो स्वानसन प्रोसीजर जो है, स्वानसन सर्जरी जो है, इसको हम यूज लेते हैं मेगा गैंग्लियोनिक कॉलोन के अंदर। इसके अंदर मेगा गैंग्लियोनिक कॉलोन के अंदर, जिसको हम फर्दर क्या बोलते हैं, हर्सप्रंग डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, हर्सप्रंग डिजीज बोलते हैं। उसके अंदर हम जो जिस पोर्शन के अंदर गैंग्लियंस नहीं होते हैं उस पोर्शन को हटाकर लाइगेट कर देते हैं, जो एनास्टमोसिस कर देते हैं जो पोर्शन बचे हैं उनका। तो इसमें हम करते हैं स्वानसन सर्जरी के अंदर। लैट्स प्रोसीजर जो होता है देखिए नेक्स्ट है रैम्सडेल सर्जरी। रैम्सडेल सर्जरी पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस अभी हम पढ़ाने वाले हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस उसके अंदर करते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि उसमें क्या करते हैं, ठीक है। और जो लैड्स प्रोसीजर है, अगर किसी भी बच्चे के अंदर माल रोटेशन है, किसी बच्चे के अंदर माल रोटेशन है, मतलब कि इंटेस्टाइन जो है वो ट्विस्ट हो रही है, ठीक है, जहां उसको पोजीशन होनी चाहिए वो वहां नहीं है, तो उसमें हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं, लार्ड्स प्रोसीजर करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी प्रोसीजर करते हैं, लैड्स प्रोसीजर हम इसमें करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है कसाई प्रोसीजर। आपको सीधा ध्यान रखना है कि बायोडेटा के अंदर कौन से प्रोसीजर का नाम है कसाई प्रोसीजर। इसमें क्या होता है क्या नहीं, ये हमारा फर्दर काम नहीं है। एज ए नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें सिर्फ उसका नाम पता होना चाहिए, उसका नाम है कसाई प्रोसीजर। नेक्स्ट देखते हैं, A tracheocecal fistula should be suspected in neonate immediately after birth in one of following present। देखिए टैफ जो है, इस डिजीज की हम बात करें, एक टैफ बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है किसी भी बेबी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि टैफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। टैफ एक बहुत बड़ी डिजीज है, इसको हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस भी इजी में कर पाए और आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी इसका पता चल जाए। देखिए हम दो तरह से इसका नाम लिखेंगे, या तो इसको हम लिख सकते हैं ईसोफेजियल फिस्टुला, ईसोफेजियल फिस्टुला, और इसका हम नाम लेते हैं ट्रैकिया या ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। इसको आप समझ लें कि इसको हम बोल रहे हैं टेफ। क्या बोल रहे हैं इसको हम, टेफ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। अब भाई ईसोफेजियल अट्रेसिया जो है, ईसोफेजियल अट्रेसिया की हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है और ये पूरी नहीं बनी हुई है, ठीक है। ये फर्दर जाके ये स्टमक में जुड़ेगी, ये पूरी नहीं बनी हुई है, बीच में से ये कहीं से गायब है, इसको बोलेंगे मट्रेसिया, ठीक है। अभी यहाँ एक वर्ड और ध्यान रख लेना, स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है ये ईसोफेगस है और ये बीच में से कहीं से कॉन्स्ट्रिक्ट है, क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, पतली है, तो उसको हम स्टेनोसिस बोलेंगे। लेकिन अट्रेसिया का मतलब है कि ये बनी ही नहीं है बीच में, ठीक है। समझ में आ गई आपको कि अट्रेसिया का मतलब है कि सर वो बनी ही नहीं है बीच में से, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ जो टर्म यूज कर रहे हैं वो टर्म यूज कर रहे हैं ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो है ट्रैकिया और ये है हमारी ईसोफेगस। अगर इन दोनों के बीच में कोई लिंक बन जाए, इन दोनों के बीच में कोई लिंक बन जाए तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई लिंक बन गया है, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, अब बात करें हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में कि भैया क्या रीजंस हो सकते हैं कि टैफ है किसी बच्चे के अंदर। तो देखो टेरेटोलॉजी सब्सटेंस इसके रीजंस हो सकते हैं, टेरेटोजेनिक सब्सटेंस इसके रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि किसी मदर की रेडिएशन थेरेपी चल रही हो, ठीक है, उसको टॉर्च इन्फेक्शन हो, उसको वो एल्कोहलिक हो, वो स्मोक करती हो। इसलिए हमको प्रेगनेंसी में ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है, और वो ड्रग अब्यूजर हो, ये सब चीजें जो क्या है बच्चे के अंदर कंजेनाइटल डिजीज फॉर्म करती हैं, जिससे कि बच्चा में बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। तो इसलिए हमको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तो इटियोलॉजी ये हो गई है इसकी। साथ में अब इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वही टाइप्स हम कवर करेंगे भी। देखिए पहला है ओनली ईसोफेजियल अट्रेसिया हो, मतलब कि क्या कि भाई उसका ट्रैकिया तो एकदम इंटेक्ट है, उसका ट्रैकिया एकदम इंटेक्ट है और उसकी ईसोफेगस जो है वो नहीं बनी हुई है। क्या नहीं बनी हुई, उसकी ईसोफेगस नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया ओनली ईसोफेजियल। और ये देखा गया है कि जितने भी केसेस हमको मिल रहे हैं उसमें 8% लगभग ऐसे ही केसेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
दूसरा हम देखें, दूसरा होता है कि ईसोफेजियल अट्रेसिया तो है ही, विद टेफ है, विद टेफ है, लेकिन वो अपर साइड वाला है। कौन सा साइड वाला है? अपर साइड वाला। इसको समझे डायग्राम से कैसे, कि ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि ईसोफेजियल अट्रेसिया तो है ही। अब जो हमारा ट्रेकिया है, अब जो हमारा ट्रेकिया है उसमें ऊपर की साइड ये जो है ये जुड़ी हुई है, इसोफेगस जो है वो ऊपर की साइड जुड़ी हुई है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सारे कंडीशंस में से सबसे डेंजरस जो कंडीशन है वो यही होने वाली है। कौन सी होने वाली है? यही होने वाली है। और ये लगभग कितना मिलता है? ये लगभग लेस देन 1% बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर अगर वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी वो खाएगा तो सीधा का सीधा वो किसमें चला जाएगा? ट्रेकिया में, जिससे कि वो एस्पिरेट कर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा एस्पिरेट क्यों कर गया है, ठीक है। क्योंकि पैदा होती सीधी सी बात है, हम सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवाएंगे और जैसे ही वो फीड करेगा सीधा ट्रेकिया में चला जाएगा, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसको हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसको हो जाने वाला है, और वो सीधा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाएगा और मे बी उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। थर्ड वापस ईसोफेजियल अट्रेसिया है, विद टैफ है, लेकिन कौन सा टैफ है? लोअर साइड वाला टैफ है, ठीक है। कौन सा टैफ है? लोअर साइड वाला। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रैकिया बना दो इधर भाई, ठीक है, ये ट्रैकिया बना दो और यहाँ से ये बंद है, ये स्टमक हो गया है और ये इसमें जुड़ी हुई है। क्या? ये इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? लोअर। और ये है मोस्ट कॉमन, इसको याद रखेंगे आप, ये मोस्ट कॉमन है। लगभग 80 to 90% केसेस में हमको ये वाला ही टैफ मिलता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा? देखिए सीधी सी बात है, एयर जो है वो एयर लंग्स से हम सीधा एनवायरनमेंट से यहाँ लेंगे, वो लंग्स में जाएगी, लेकिन लंग्स के साथ साथ वो किस में भी जाएगी? स्टमक में भी जाएगी। तो ऐसे बच्चों का जो एब्डोमिनल है, ऐसे बच्चों का जो एब्डोमेन है वो कैसा मिलने वाला है अपन को? डिस्टेंडेड मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है? एब्डोमेन डिस्टेंडेड मिलने वाला है। और ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा केसेस हमको यही वाले देखने को मिलते हैं। चलिए एक और इसमें टाइप देख लेते हैं, फोर्थ वन, कि इसोफेजियल अट्रेसिया तो उसको है ही, लेकिन उसको जो टैफ है वो बहुत है, मतलब कि दोनों तरीके का। दोनों तरीके कौन सा? उसको लोअर साइड में भी और उसको अपर साइड में भी, उसको अपर साइड में भी अटैच है, दोनों तरफ फिस्टुला बने हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही कंडीशन भी लगभग 1% पाई जाती है, ठीक है। एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं कि ओनली उसको टैफ है, ठीक है। क्या है? उसको ओनली टैफ है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं, इस तरह से इसका ट्रेकिया अगर हम बना दें और इस तरह से अगर इसकी हम ईसोफेगस बना दें, इस तरह से इसकी ईसोफेगस बना दें, तो देखिए दोनों के दोनों फ्लुएंट हैं, दोनों के दोनों बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बीच में एक फिस्टुला बन गया है, सिर्फ और सिर्फ बीच में एक फिस्टुला बन गया है। और इस देखिए इसको आप जनरली अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस टाइप का बना है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एच टाइप। क्या बोलते हैं इसको? एच टाइप, ठीक है। तो इस तरह के इसमें क्या होता है? फूड भी जा रहा है, एयर भी जा रहा है, बस बीच में लिंक है। तो अगर कोई मतलब कुछ एक्टिविटी वगैरह वो कर रहा हो, खा रहा हो, तो इसमें मिक्सिंग हो सकती है। एयर चली जाएगी स्टमक में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैटस के रूप में पास हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क यही है कि भाई है तो सही फिस्टुला ही, अगर बाई चांस थोड़ा भी फूड पार्टिकल्स अगर ट्रैके के अंदर चले जाते हैं तो फिर फर्दर एस्पिरेट की कंडीशन बन जाती है। ट्रैकिया ब्लॉक हो सकता है, उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन में जा सकता है, अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में वो चला गया तो उसकी डेथ हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि सारे के सारे जो टाइप हैं टेफ के वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि टेफ है, उसको आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसको टेफ है। तो इसके लिए हमको इसके सिम्टम्स पे जाना पड़ेगा कि अगर कोई टेफ का बच्चा है तो हम कैसे फाइंड करें कि उसको टेफ होने वाला है। तो असेसमेंट फाइंडिंग्स जो है टेफ की, वो है सबसे पहला, ऐसे बच्चों के अंदर आपको ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलने वाला है। क्या देखने को मिलने वाला है? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके इसोफेगस कहीं ना कहीं से बंद है, ब्लॉकेज है। तो जो सलाइवा बन रहा है मुंह के अंदर, जितनी भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो भी सलाइवा बना रही हैं, वो नीचे तो जा ही नहीं पा रहा। तो हमको जो सलाइवा है उसका ड्रूलिंग देखने को मिलेगा उसके माउथ के अंदर, उसको आप विजिबली देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये चला जाएगा। सेकंड, 3C साइन, ये मोस्ट कॉमन साइन है जो देखने को मिलते हैं किसी भी बच्चे के अंदर। अगर हम किसी बच्चे को फीड कराते हैं, अगर हम किसी बच्चे को फीड कराते हैं और उसको टैफ है,
तो उसके अंदर 3C साइन देखने को मिलेगा। 3C में 3C आते हैं, जैसे कि फर्स्ट इसमें देखने को मिलेगा चॉकिंग, एंड सेकंड इज कफिंग, और थर्ड वन इज साइनोसिस। समझेंगे इसको। जब बच्चा, ऐसा बच्चा जिसकी इसोफेगस बनी नहीं है, ऐसा बच्चा जिसकी इसोफेगस ट्रैकिया में जुड़ी हुई है, अगर उसको हम फीड कराएंगे तो वो चॉक करेगा। चॉक इन द सेंस वो नीचे नहीं जाएगा तो उसको लगेगा गले में कुछ फंस गया है, ठीक है। जब चॉक करेगा तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी का, हमेशा खांसी या स्नीजिंग या छींक होती है, उसको बाहर निकालने के लिए वो कफिंग करेगा, खांसेगा, ठीक है, जिससे वो बाहर निकल जाए। और ऐसा बार बार करने पे ये हो सकता है कि उसका ट्रैकिया जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होगी, ऑक्सीजन वो इनहेल नहीं कर पाएगा, एंड देन वो किसमें चला जाएगा, साइनोसिस में। तो अगर ये साइन आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली इसको क्या होने वाला है, टैफ होने वाला है। एंड थर्ड वन इज रिगर्जिटेशन। भाई बंद है तो जो भी खिलाएंगे वो वापस आ सकता है। फोर्थ वन इज एस्पायरेशन। बंद है तो एस्पिरेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ में अगर ऐसी बंद कंडीशन चली रही है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो होने ही वाला है। ये तो एक ऐसा सिम्टम है जो लास्ट में होना ही होना है। 6, एयर अगर जाती रहेगी स्टमक के अंदर, मैंने आपको जो टाइप बताया था, लोअर वाला जो टाइप था, उसके अंदर एयर जो है वो लंग्स के अंदर भी जाएगी, और लोअर साइड में अगर स्टमक उससे जुड़ा हुआ है इसोफेगस के थ्रू, तो उसमें एयर उसमें भी जाएगी। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमको उसमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको सारी चीजें किसमें मिलेंगी, टेफ के अंदर मिलेंगी। चलिए साथ साथ लगे आज इसका हम डायग्नोसिस भी पढ़ा देते हैं आपको। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम परफेक्टली, साइन तो देख के हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन फिर भी हमारी मेडिकल के अंदर ये चीज कंफर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जांचें करवानी पड़ती हैं, टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो उसमें हम इसका यूएसजी करा लेंगे, और यूएसजी से पहले हम उसका एक्सरे करा लेंगे। तो एक्सरे के अंदर हमको साफ, ठीक है, और साफ के साफ कैसे देखने को मिलता है हमें टैफ, और इसके अंदर हम कैसे करते हैं, एक्सरे के अंदर हम एक रेडियो ओपेक कैटेटर या आईएफटी उसकी नोज से स्टमक में डालेंगे। जहां तक वो जाएगा वो हमें सीधा का सीधा व्हाइट कलर का किस में देखने को मिल जाएगा, एक्सरे में हम पता लगा लेंगे कि कौन सा टाइप का ये टैफ होने वाला है और कहां तक उसकी इसोफेगस बनी हुई है और कहां से वो नहीं बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भैया कैसे पता चलेगा हमें, क्या जॉन्डिस बच्चे में दिखेगा, तो नहीं, जॉन्डिस तो किसी में पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। बाइल स्टेन वोमिटिस, वोमिट तो इसको होगी ही नहीं, वोमिट तो तब होगी जब स्टमक में कुछ जाएगा, इसमें तो रिगर्जिटेशन होता है। एब्सेंस ऑफ सकिंग, शुरुआती स्टेज में हो सकता है कि बेबी को सक करना ना आए, डेवलपमेंटल डिले हो सकते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोथी सलाइवा इन माउथ, यस मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसका राइट आंसर कौन होने वाला है, डी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोथी ऑफ सलाइवा इन माउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 3C, अभी मैंने आपको बताया 3C साइन किसमें देखने को मिलेगा। ये कुछ सीधा पूछ रहा है कि डिजीज का क्या नाम है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस साइन इंडिकेट ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको बताएगी कि उसको फिस्टुला है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला है, जो हम डिजीज पढ़ रहे हैं वो है। देखिए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, स्लो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कंटिन्यूस ड्रूलिंग, पैसेज ऑफ फ्रोथी मिकोनियम। देखिए मिकोनियम तो लोअर जीआईटी की डिजीज में आएगा। कंटिन्यूस ड्रूलिंग, हाँ यही वाला इसका बेस्ट आंसर है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग तब होती है जब उसको कोई भी ऐसी एब्नॉर्मलिटी हो रही है जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, उसके लंग्स इम्प्रॉपर काम कर रहे हो, ठीक है, तब ये चीजें होती हैं। तो इसका बेस्ट आंसर जाने वाला है कंटिन्यूस ड्रूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेबी गर्ल इज born prematurely to mother with a polyhydramnios. Baby is diagnosed with esophageal atresia with TEF. ये बोल रहा है कि esophageal atresia है with TEF है। What assessment finding would not likely to note? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो सिम्टम है वो देखने को इसमें मिलने वाला है। तो मैंने आपको अभी सारे के सारे असेसमेंट फाइंडिंग बताए थे, और उस फाइंडिंग में से ही इसमें से हमको ढूंढना है। पहला ऑप्शन दे रखा है जॉन्डिस, हाई बिलिरुबिन, नहीं ये इसमें नहीं जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया था बाइलरी अट्रेसिया। क्या बताया था, बाइलरी अट्रेसिया, जिसके अंदर सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर और राइट लीवर के जो दोनों लोब है, राइट एंड लेफ्ट, उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो उसमें हमको हाई बिलिरुबिन जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, उसके अंदर भी हमको हाई बिलिरुबिन मिल सकता है। और पैथोलॉजिकल या फिर हम कहें कि वास्तव रियल वाला जो जॉन्डिस है उसमें भी हमको बिलिरुबिन देखने को मिल सकता है। लेकिन टेफ के अंदर मैंने ऐसा कोई भी असेसमेंट आपको नहीं बताया है, ठीक है। इसके अंदर देखो ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन इसमें जो है वो आएगा CD, येलो स्टूल,
तो येलो स्टूल भी जो है वो बाइल का ही एक रीजन है। दूसरा इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बेटा पाइलोरिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो हम पढ़ेंगे अभी, उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें डी ऑप्शन दे रखा है फ्रोथी सलाइवा। फ्रोथी सलाइवा, और आपको अच्छे से पता है फ्रोथी सलाइवा देखने को किसमें मिलता है, टेफ के अंदर मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फ्रोथी सलाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट अप्रोप्रिएटिव नर्सिंग एक्शन फॉर ए न्यूबॉर्न सस्पेक्टेड टू हैव ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज। इसमें पूछ रहा है कि नर्सिंग एक्शन क्या है, किसी बच्चे को टेफ है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, न्यूबॉर्न सस्पेक्ट हुआ है, तो उसमें नर्सिंग एक्शन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। फर्स्ट, इंस्टीट्यूट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। देखिए टेफ के बच्चे के अंदर हम शुरुआती स्टेज में वेंटिलेशन उसको नहीं देते हैं, ठीक है। फर्दर सर्जरी के बाद अगर हम उसकी सर्जरी कर देते हैं तो उसके बाद हमें उसकी जरूरत पड़ती है वेंटिलेशन की, शुरू में जरूरत नहीं है। शुरू में हमको चाहिए कि हम उसको एनपीओ रखें, हम उसको कोई भी फीड ना दें, ठीक है, जिससे कि वो जो एस्पायरेट ना करे, ठीक है। प्रिपेयर फॉर इंसर्शन गैस्ट्रोक्टोमी ट्यूब, अभी इन सब की जरूरत नहीं है। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, ब्रेस्ट फीडिंग को हम यहाँ पे बंद करेंगे क्योंकि हमें फीड देनी ही नहीं है। फीड देंगे तो बच्चा एस्पिरेट कर जाएगा, और एस्पिरेट अगर बच्चा कर जाएगा तो उस बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो हम इसको ये फीडिंग भी एनकरेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लेस द बेबी इन प्रोन पोजीशन विद हेड एलिवेटेड 30 डिग्रीज। देखिए इसको आप जब पीएरआई सॉल्व करेंगे तो उसमें ये ऑप्शन सही दे रखा है, लेकिन इसमें सही तब होगा जब इस प्रोन पोजीशन की जगह हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल, क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसमें हम करेंगे, तब ये पोजीशन जो है बिल्कुल सही जाने वाली है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या जाएगा, प्लेस द बेबी इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद हेड एलिवेटेड विद 30 डिग्री, जिससे कि एस्पिरेशन का खतरा कम से कम हो जाए। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखें, विच पेशेंट शुड रिसीव कैल्शियम फ्रॉम नॉन डाइटरी सोर्सेस। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो कि कैल्शियम जो है वो नॉन डायरी सोर्सेज से लेंगे। भाई मेनली क्या होता है ना, हम जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप इसको समझिए, जितने भी हम मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं उनके अंदर हमको कैल्शियम, उसके अंदर से हमको कैल्शियम मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉन डेयरी प्रोडक्ट से हम कैल्शियम लेंगे, इसका मतलब आप सीधे से समझ जाएं कि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। क्या है उसको, लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको, ठीक है। ठीक है, डिजीज है जिसके ऐसे पेशेंट्स, ऐसे न्यूबॉर्न जिसको लैक्टोज जो है वो पचता नहीं है। ऐसा क्यों है कि लैक्टोज नहीं पचता है, देखिए मेनली एक मैं आपको चीज बता देता हूँ कि जो लैक्टोज है, हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और वहां पर एक हार्मोन होता है, वहां पे एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। क्या नाम है उसका, लैक्टेज, जो कि इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके की क्या है, डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेज एंजाइम इसको बदल देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। लेकिन ऐसे कई पेशेंट होते हैं, ऐसे कई न्यूबॉर्न होते हैं जिसके अंदर ये एब्सेंट होता है, लैक्टेज जो है, लैक्टेज ये एब्सेंट होता है या ये कम अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से लैक्टोज जो है वहां पे पच नहीं पाती है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। और फर्दर लैक्टेज का डाइजेशन नहीं होने की वजह से, लैक्टेज का डाइजेशन नहीं होने की वजह से वहां के जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं, जैसे कि इकोलाई, कौन सा, इकोलाई जो होता है उसका वो कर देता है फर्मेंटेशन। क्या कर देता है उसका, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से फिर वहां पर क्या बन जाती है, एक तरह की गैस, जो कि या तो फ्लैटस के रूप में निकल जाती है, और वो फ्लैटस के रूप में अगर नहीं निकलती है तो वो कॉज करती है डायरिया। क्या कॉज करती है वो डायरिया कॉज करती है, सीवियर डायरिया कॉज करती है, ठीक है। तो ये इसका एक नॉर्मल समझने का तरीका है। तो भाई ऐसे जिनमें भाई नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो हम उसको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, सीधी सी बात है। अगर मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं देंगे तो कैल्शियम कहाँ से लेगा, बाहर से लेगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये पूछा है कि कौन से बच्चे जो हैं जो बाहर से लेते हैं, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस के बच्चे बाहर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप, When caring for a pregnant client with a lactose intolerance, the nurse should pay special attention to the client need for। देखिए सीधी सी बात है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो मतलब मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रही है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रही है, तो इसमें होता है कैल्शियम, जिसका मतलब ये है कि हम उसके कैल्शियम की डिमांड को बहुत ध्यान में रखना है कि कैल्शियम जो है उसको हम कहीं किसी और प्रोडक्ट से लाके उसको, या फिर किसी और तरीके से हम उसको कैल्शियम की कमी को पूरा करें। नेक्स्ट देखें,
When palpating an abdominal of hypertrophic pyloric stenosis infant, the nurse find, चलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें वो बात कर रहा है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो इस डिजीज को हम एक बार पहले से पढ़ लेते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस डिजीज को हम पढ़ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले समझिए कि इसमें जो एक टर्म लिख रखी है हाइपरट्रॉफिक, इसका मतलब होता है कि इंक्रीज द साइज। क्या बढ़ रही है? इंक्रीज द साइज। अगर हम देखें तो स्टमक के अंदर 3 लेयर होती हैं। स्टमक के अंदर 3 लेयर होती हैं। इसको मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इनको ऐसे कर लेते हैं, इनको सीधी कर लेते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर, और इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक, ठीक। ये 3 तरह की लेयर, मस्कुलर लेयर हमको स्टमक में देखने को मिलती है। और जो ये मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर के अंदर जो है इसकी साइज बढ़ जाती है, इसी को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक। जब इसकी लेयर बढ़ जाती है तो इसका जो कैविटी होता है, इसका जो ये पाइलोरिक वाला पार्ट होता है वो जो है नैरो हो जाता है। कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली वो जितना होना चाहिए उससे वो नैरो हो जाता है, क्योंकि उसकी सर्कुलर मस्कुलर लेयर जो है वो उसमें हाइपरट्रॉफी होने लगती है, ठीक है। इस चीज को समझ ले तो सीधी सी बात यह है, हाइपरट्रॉफी की वजह से उसकी जो कैविटी है वो नैरो हो जाती है। इसकी वजह से जो भी फूड अमाउंट स्टमक में आया है वो नीचे जाने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसको हम बोल रहे हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज आप इसमें याद रखेंगे कि ये एक तरीके की एक्वायर्ड डिजीज है। कैसी डिजीज है ये? एक्वायर्ड। दिस इज नॉट कंजेनाइटल। ये कंजेनाइटल नहीं है, मतलब कि जन्मजात बच्चे के अंदर नहीं होती है, ये एक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है। चलिए, और इसकी इटियोलॉजी अननोन है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये अभी तक अननोन है, ये पता नहीं लगा पाए हैं कोई भी। चलिए असेसमेंट फाइंडिंग्स की बात करें, अगर किसी भी हम इस डिजीज की असेसमेंट फाइंडिंग्स की बात करें, जो कि मेन हमारा टॉपिक रहता है हमेशा, तो उसमें अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नॉर्थ साइड जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आपको नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों है कि इसके अंदर नॉन बिलियस है? क्योंकि बाइल जो है कॉमन बाइल डक्ट जो है, या हम कहें कि बाइल जहां से एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो पाइलोरिक से नीचे वाले पार्ट में ज्वाइन होता है, इस वजह से। और जो दिक्कत हमको हो रही है वो पाइलोरिक के ऊपर वाले पार्ट में हो रही है, इसकी वजह से बाइल वहां तक पहुंचता वैसे भी नहीं है, इसलिए नॉन बिलियस वोमिटिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। अगर वोमिटिंग है तो आप समझ सकते हैं कि डिहाइड्रेशन भी आप इसको देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन, और अगर वोमिटिंग है तो H+ आयन बाहर जाएंगे, उनको कंपनसेट करने के लिए K+ आयन जो है वो K+ आयन जो है सेल से बाहर आएंगे, और वो जो है फर्दर वोमिटिंग में वापस से बाहर निकल जाएंगे। तो इसी वजह से इस कंडीशन के अंदर हमको हाइपोकैलेमिया क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया देखने को भी हमको इसमें मिलता है, ठीक है। साथ में हाइपोकैलेमिया मिलेगा, और एसिड जो है वो बाहर जा रहा है, इसकी वजह से हमको इस डिजीज के अंदर मेटाबॉलिक, याद रखेंगे इसको आप, सीधा क्वेश्चन आता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या आप देखने को मिलेगा इसके अंदर? आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। चलिए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे और देखते हैं। व्हेन पाल्पेटिंग एन एब्डोमिनल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस द नर्स फाइंड, देखिए असेसमेंट फाइंडिंग्स में कुछ चीजें और रह गई हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। 6 नंबर पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एम्स में कई बार पूछी गई है। इसमें ऑलिव शेप मास्क हमको एब्डोमिनल में देखने को मिलेगा ऑन पाल्पेशन। कब देखने को मिलेगा? ऑन पाल्पेशन अगर हम करते हैं तो हमको ऑलिव शेप मास्क देखने को मिलता है। 7, इसमें लेफ्ट टू राइट क्या लेफ्ट टू राइट हमको इसमें क्या देखने को मिलेंगी? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसमें हमको देखने को मिलने वाली है लेफ्ट टू राइट। ये हमको विजिबल देखने को मिलेगा जब हम उसका असेस करेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन को। तो ये बोल रहा है कि हमको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है एक ऑलिव शेप माइस इन राइट अपर एब्डोमेन। क्या देखने को मिलेगा, एक ऑलिव शेप माइस राइट अपर एब्डोमेन हमको अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन पल्पेटिंग एन एब्डोमेन हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इन इन्फेंट द नर्स फाइंड, अगेन देख लेते हैं, रिदमिक पेरिस्टाल्सिस वेव इन लोअर एब्डोमेन, डिस्टेंडेड कोलन, ए ऑलिव शेप मास इन राइट अपर एब्डोमेन। हाँ यही ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ए नर्स एडमिट्स ए चाइल्ड टू द हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस बाय पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑन एडमिशन assessment, which data would nurse expect to obtain when asking the mother about the child symptom। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नर्स ने एक एडमिट किया है चाइल्ड को हॉस्पिटल में और जो डायग्नोस है पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। जब हम एडमिशन में असेसमेंट कर रहे थे तो नर्स जो है उसमें क्या एक्सपेक्ट करेगी कि क्या सिम्टम उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो जितने मैंने असेसमेंट फाइंडिंग बताए उनमें से एक सिम्टम होने वाला है वॉमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल, नहीं नॉन बिलियस होता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यस ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वाटरी डायरिया, ऐसा नहीं है, वॉमिटिंग इसमें होती है, डायरिया इसमें नहीं होता है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इसका फर्दर हम कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये फर्दर डिपेंड करता है कि उसका फ्लूइड इनटेक क्या है, आउटपुट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ फर्दर यूरिन आउटपुट जो है इसमें इंक्रीज कभी नहीं होगा, अगर वॉमिटिंग उसको लगातार हो रही है तो यूरिन आउटपुट उसमें घटेगा क्योंकि उसका फ्लूइड जो है वो वेस्ट ज्यादा हो रहा है और एब्जॉर्ब कम हो रहा है। समझ में आ गया आपको बात। तो इसमें यूरिन आउटपुट क्या होने वाला है, घटने वाला है, बढ़ने वाला नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। Nurse should carefully observe infant with a tentative diagnosis of pyloric stenosis for। Nurse should carefully observe, एक नर्स है वो ऑब्जर्व कर रही है इन्फेंट को और उसका डायग्नोसिस है पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी, क्वालिटी ऑफ क्राई, क्वालिटी ऑफ स्टूल, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, कफिंग एंड गैगलिंग आफ्टर फूड। देखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर आपको पता है कि वॉमिटिंग होती है, क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। अगर वॉमिटिंग होगी तो उसका जो फ्लूइड है वो हो सकता है उसकी बॉडी में कम हो जाए। अगर कम हो जाएगा तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन वो क्या है, वो देखेंगे हम इनपुट आउटपुट, यूरिन आउटपुट और उसका वेट, जो कि साइन है किसके, डिहाइड्रेशन के। तो हम मेजर किसके लिए करेंगे, डिहाइड्रेशन के लिए उसको मेजर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉमिटिंग कॉज्ड बाय पाइलोरिक स्टेनोसिस इज यूजुअली नॉट बाइल। बाइलरी क्यों नहीं होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बाइल डक्ट इज आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट, नहीं इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, बाइल एट्रिशियम होता है। ऑब्स्ट्रक्शन इज अबव द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, द स्पिंटर ऑफ बाइल डक्ट इज कनेक्टेड टू हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक मसल, ऐसा नहीं है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक स्पिंटर प्रिवेंट बाइल फ्रॉम एंटरिंग द ईसोफेगस। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बाइल डक्ट की ओपनिंग से ऊपर होता है। मैंने आपको बताया था कि जहां कंडीशन हमारी डिजीज है वो ऊपर है, पाइलोरिक पार्ट में ऊपर है, जबकि उसकी जो ओपनिंग है बाइल डक्ट की वो थोड़ा नीचे होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होने वाला, बाइल नहीं आ पाता है, बाइल जो है लोअर पार्ट में वो चला जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होने वाला है, बी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स हैज टू बी नोटेड इन चाइल्ड विद पाइलोरिक स्टेनोसिस। ऐसा कौन सा ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। आपको अच्छे से पता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को हमें इसमें मिलता है। नेक्स्ट देखें, रामस्डेट ऑपरेशन इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि रामस्डेट ऑपरेशन जो है, रामस्डेट प्रोसीजर जो है वो हम किस में करते हैं, वो हम किस में करते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस में करते हैं। और मेनली इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है फ्रेडिट रामस्डेट प्रोसीजर, फ्रेडेट रामस्डेट प्रोसीजर। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं पाइलोरोमायोटोमी। क्या करते हैं हम, पाइलोरोमायोटोमी। इसमें हम क्या करते हैं, इनर लेयर को छोड़कर इसमें हम क्या करते हैं, इनर लेयर जो होती है हमारी उसको हम छोड़ देते हैं, इनर लेयर को हम लीव कर देते हैं और जो इसकी बाकी के लेयर हैं, इसकी जो बाकी के लेयर हैं उनको हम कट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हाइपरट्रॉफी जो है वो कम हो जाती है और जो उसकी नैरोइंग है, जो उसको नैरो हुआ पड़ा है वो भी उसकी कम हो जाती है और धीरे धीरे ये प्रोसीजर, धीरे धीरे जो कंडीशन है वो रिमूव हो जाती है। हम जो उसका नैरोइंग हो रहा है उसको हम डायलेट कर देते हैं, कट करके अलग कर देते हैं, तो उससे वो
फ्लुएंट जो है उसका फ्लो हो जाता है। तो इसमें हम कौन सी डिजीज में करते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस में करते हैं। नेक्स्ट देखें, विच पीडियाट्रिक सर्जिकल कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिंग साइन इन बेरियम मील स्टडी इन प्रेजेंटेड विद। देखिए जब इसका डायग्नोसिस हम करते हैं, इसका डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, हम यूएसजी से कर सकते हैं, और हम इसमें करवाते हैं एंडोस्कोपी। क्या कराते हैं, एंडोस्कोपी, और इसमें हम एक्सरे कराते हैं। तो जब हम बेरियम मिल देकर जब उसको हम एक्सरे कराते हैं तो हमें उसमें स्ट्रिंग लाइक साइन देखने को मिलता है। और वो स्ट्रिंग लाइक साइन जो है वो हमको किस में देखने को मिलेगा, बताइए आप, स्ट्रिंग लाइक साइन किस में देखने को मिलेगा, बताइए। वो मिलेगा आपको हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में आपको वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी इन विच परमानेंट इंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस अकर्स ड्यू टू डाइटरी व्हीट ग्लाइडिन इज कॉल्ड। देखिए ये डिजीज जिसकी बात कर रहा है, इस डिजीज का नाम है सीलियक डिजीज। किसका नाम कर रहा है, सीलियक डिजीज की बात कर रहा है। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि सीलियक डिजीज होती क्या है। सीलियक डिजीज जनरली इसको हम बोलते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन एक तरीके का इन प्रोटीन पाया जाता है जो कि व्हीट के अंदर देखने को हमको मिलता है, ठीक है, बार्ले के अंदर देखने को मिलता है, ओट्स के अंदर देखने को मिलता है, और राई के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम ब्रो से याद रखते हैं, BROW, ठीक है। ये ऐसे खाने वाली चीजें हैं, ये ऐसी सीरियल्स हैं जिनमें हमको ग्लूटेन देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जिसके अंदर ग्लूटेन एंटेरोपैथी हो, ग्लूटेन फ्री डाइट वो लेते हो, ग्लूटेन खाने से उनकी एलर्जिक हो, उसको हम बोलते हैं सीलियक डिजीज। क्या बोलते हैं उसको हम, सीलियक डिजीज। याद रखेंगे आप कि सीलियक डिजीज के अंदर ग्लूटेन जो प्रोटीन है, ग्लूटेन जो है वो खाने से दिक्कत हो जाती है। और वो कौन कौन सी चीजों में देखने को मिलता है, ब्रो, बार्ले, ओट्स, व्हीट एंड राई, इनमें वो देखने को मिलता है। और ऐसी अगर वो चीजें खाएंगे तो उनको अंदर जो है इंटॉलरेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको हम जनरली हम बोलते हैं, इसको दूसरा नाम जो है इसका वो है ग्लूटेन एंटेरोपैथी। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लूटेन एंटेरोपैथी, ठीक है। चलिए, ये एक तरीके की एलर्जिक कंडीशन है, ये एक तरह की एलर्जिक कंडीशन है जो कि ग्लूटेन फूड्स के लिए होती है, जिसमें भी ग्लूटेन पाया जाता है उनके लिए ये होती है, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया है, ब्रो, बार्ले, राई, ओट्स एंड व्हीट, ठीक है। अगर हम ऐसी कोई भी चीज खाएंगे तो ये क्या करती हैं, अगर हम कोई भी ग्लूटेन वाली चीजें खाते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर, तो वो इंटेस्टाइनल जो विलाइज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। फर्दर इससे जो है फूड का एब्जॉर्वेशन जो होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें फर्दर कंडीशन में जितनी भी और इससे जो डेवलप होंगी डिजीज वो हमको देखने को मिलती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं लगभग हमें कब देखने को मिलेंगे, सीन आफ्टर। देखो शुरू में धीरे धीरे विलाई होती है तो धीरे धीरे तो वो खत्म नहीं होंगी, लेकिन जो कम होने लग जाएंगी तो लगभग 3 to 6 मंथ, अगर 3 to 6 मंथ हम लगातार ये वाली चीजें खाते रहेंगे तो उसकी विलाइज बहुत कम हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, देन हम उसको सिम्टम्स देखने को हमको इसको मिलेंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं आप सोचिए। अगर फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सीधी सी बात है, सबसे पहले उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा हमें डायरिया, ठीक है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाइज कमजोर हो जाएंगी तो मिलता है हमको स्टेटोरिया। अभी स्टेटोरिया क्या होता है इसको समझें। जो स्टूल होता है, अगर स्टूल के अंदर फैट हमको देखने को मिले, मतलब कि फैट का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, फैट सीधा का सीधा स्टूल में जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटोरिया। क्या बोलेंगे उसको हम, स्टेटोरिया उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन उसको हमको देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा गैस बनेगी, फर्मेंटेशन ज्यादा होगा। साथ में हमको इसमें मिलेगा एनोरेक्सिया, हमको भूख लगना कम हो जाएगा, ठीक है। 5 मिलेगी हमको मसल वास्टिंग। अब इसको आप समझिए कि मसल वास्टिंग क्यों हो रही है, भाई फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन कम जा रहा है, तो सीधी सी बात है ना कि जो मसल मास है, मसल मास कैसे बनेगा, मसल मास कैसे बनेगा, अगर फूड न्यूट्रिशन ही नहीं जाएगा तो मसल मास बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, तो मसल मास भी उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मसल मास कम हो जाएगा तो क्या उसकी ग्रोथ आप मान सकते हैं नॉर्मल हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ग्रोथ रिटार्डेशन भी ऐसे बेबीज के अंदर हमको देखने को मिलता है। क्या मिलता है,
ग्रोथ रिटार्डेशन भी उनसे बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। अगर इसका हम डायग्नोसिस करवाएं कि भाई डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो एलर्जिक टेस्ट ग्लूटेन के लिए हम करवाएंगे। दूसरा हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंडोस्कोपी इसमें हम कर सकते हैं। चलिए, मैनेजमेंट क्या है इसका? इसका मैनेजमेंट सबसे पहले ये चीज है कि हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। अगर ग्लूटेन हम खाएंगे ही नहीं तो एलर्जिक होगी ही नहीं, अगर एलर्जिक होंगे ही नहीं तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। तो हम जनरली प्रेफर क्या करते हैं इसमें खाना? इसमें हम प्रेफर करते हैं राइस एंड मिलेट्स। क्या करते हैं? मिलेट्स जैसे कि बाजरा है ना, ये क्या हो गया? चावल। हम इसमें ये प्रेफर करते हैं, इनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता और ये इस डिजीज के अंदर ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, और हम इसमें एडवाइस करेंगे, एडवाइस फॉर चेक, पैकेट्स, पैकेट फूड। क्यों करेंगे? उसमें आप देखें, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें आप देखें कि इसमें कहीं ग्लूटेन तो नहीं है। अगर ऐसा कोई फूड है जिसमें लिखा हुआ है ग्लूटेन फ्री डाइट, तो हम उसको हम उसको खा सकते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं खा सकते। समझ में आ गई आप बात आपको? चलो छोटे से उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं खा सकते हैं, या हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे कभी किसी में। देखिए, इसमें दे रखा है कि वो क्या डिजीज कहलाती है, उसको बोलते हैं सिलियक डिजीज। आप पूरा पढ़ ही चुके हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे, विच फॉलोइंग मील सिलेक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट सिलियक डिजीज। देखिए, ऐसे फूड जो हम उसको अलाउ करेंगे और ऐसे फूड जो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी लिस्ट बना लेते हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ उसमें कवर करने की, लेकिन और भी आप देख लेना जिसमें ग्लूटेन होता है, हम वो नहीं देनी। तो फूड हम अलाउ करेंगे, उसको मैंने आपको बताया था राइस, हम उसको अलाउ करेंगे मिलेट्स, हम उसको अलाउ कर सकते हैं मिल्क, एग्स, फिश, मीट, वेजेस एंड फ्रूट्स और वेजेस में कोई ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। क्या क्या अलाउ नहीं करेंगे? आपको ये भी पता है सर, बार्ले नहीं करेंगे, राई नहीं करेंगे, ओट्स नहीं करेंगे, वीट तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ब्रेड भी नहीं करेंगे, नूडल्स, क्योंकि नूडल्स भी इसी से बनते हैं, टोस्ट वो भी नहीं करेंगे, और सबसे चीज़ बियर। और सब चीज़ें आप समझ जाएंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रख लेना, बियर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बियर जो है वो बनती है बार्ले से। किससे बनती है? बार्ले से, जिसको हिंदी में बोलते हैं जौ। ठीक है, तो हमको बियर भी ऐसे पेशेंट्स में नहीं देनी है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें ढूंढिए, इसमें लिखा टोस्ट नहीं देंगे, पीनट बटर कुकीज मिल्क कुकीज नहीं देंगे, राइप क्रिस्टल मिल्क या ये दे सकते हैं, सीजी पिज्जा में ब्रेड होता है, नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा? थर्ड वन इज दिस इज राइट आंसर। समझ में आ गई आपको सीलियक डिजीज? भाई सीधी सी बात है, हमको ग्लूटेन वाली डाइट नहीं देनी है, वैसे हम डाइट दे सकते हैं, दैट्स इट। इन ग्लूटेन इंटॉलरेंस द विच ऑफ फॉलोइंग इज रिकमेंडेड, विच इज फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, व्हीट, राइट और सीरे। ठीक है, सारे के सारे नहीं देते हैं हम, क्योंकि ये किस में आते हैं? BROW के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखें, सीलियक डिजीज आल्सो कॉल्ड ग्लूटेन सेंसिटिविटी एंट्रोपैथी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट। मैंने आपको भी बताया था कि ग्लूटेन, जो जितने भी ग्लूटेन डाइट्स होती हैं, ग्लूटेन डाइट जितनी भी होती हैं, वो किस पे इफेक्ट डालती हैं? किस पे इफेक्ट डालती हैं? वो डालती हैं इंटेस्टाइनल विलाइस पे, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इज कॉमन कॉज ऑफ फैटी डायरिया। देखिए, पूछ रहा है कि फैटी डायरिया का कॉज क्या है। फैटी डायरिया का मतलब है स्टेटोरिया। ठीक है, फैटी डायरिया का मतलब क्या है? स्टेटोरिया। और मैंने आपको बताया था कि ऐसी डिजीज कौन सी है जिसमें फैट होता है स्टूल के अंदर, फैट इन स्टूल। ऐसा कौन सी डिजीज है? मैंने आपको भी बताया था, वो है ग्लूटेन एंथेरोपैथी, या हम कहें उसको सीलियक डिजीज। क्या बोलेंगे उसको? सीलियक डिजीज उसको हम बोलने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सीलियक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन इन्वेस्टिगेशन और टेलीस्कोपिंग ऑफ पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू एन एडजेसेंट मोर डिस्टल सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन विच क्रिएट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई इंटेस्टाइन का ऐसा एक पार्ट है, ये इंटेस्टाइन हो गई, ये इसका एक ऐसा पार्ट है, ये इसके अंदर टेलीस्कोप कर गया है, इसके अंदर ये अंदर चला गया है। ठीक है, इस डिजीज कंडीशन को क्या कहेंगे? ठीक है, तो इस डिजीज कंडीशन को क्या कहेंगे? तो एक डिजीज आपने पढ़ी होगी जिसका नाम है इंटू ससेप्शन। क्या पढ़ी होगी? इंटू
इसको हम पूरा पोस्टमार्टम अभी करेंगे कि इंटरसेप्शन क्या होता है। इंटरसेप्शन का मतलब होता है जस्ट टेलीस्कोपिंग वन ऑर्गन इन अनोदर ऑर्गन। ठीक है, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में अंदर चले जाना किसी भी मसल्स एब्नॉर्मलिटी की वजह से, उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। तो इसका आंसर तो क्या होने वाला है, इंटरसेप्शन। अब हम बात करेंगे इंटरसेप्शन होता क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं कि इंटरसेप्शन क्या होता है। तो इंटरसेप्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेप्शन इज व्हाट, मैंने आपको अभी बताया टेलीस्कोपिंग, इसको वापस लिख लेते हैं, टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू अनोदर। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं इंटरसेप्शन। ठीक है, देखिए ये डिजीज भी जो है वो एक्वायर्ड है, इसको आप याद रखेंगे, ये डिजीज भी एक्वायर्ड है, ये हमको जन्मजात नहीं मिलती, कंजेनाइटल नहीं है। मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन ऐसे कौन सी प्लेस है जिसपे देखने को हमें मिलती है, तो वो है इलियोसिकल जंक्शन पे। इलियो, क्योंकि ये ही सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ऐसा पार्ट है जहां पर थोड़ी मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। तो इलियोसिकल जंक्शन पे मोस्ट कॉमनली ये हमको प्रोट्रूजन देखने को मिलता है, और इंटरसेप्शन मोस्ट कॉमनली इस जंक्शन में देखने को मिलता है। कई एग्जाम्स में पूछा गया डायरेक्ट कि ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन जंक्शन है जहां पे हमको देखने को मिलता है। असेसमेंट फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, इसमें असेसमेंट फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो देखियो, अगर ऐसी कोई चीज होगी कि कोई ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन में जाके प्रोड्यूस हो जाए, तो सीधी सी बात है कि हमको पेन देखने को जरूर मिलेगा। सीवियर कॉलिक की पेन क्या देखने को मिलेगा, सीवियर कॉलिक की एब्डोमिनल पेन देखने को इसमें हमको मिलने वाला है। ठीक है, साथ में ही ऐसा है तो फिर डाइजेशन या फिर फ्लैटस ज्यादा बनेगा, अच्छे से पास नहीं हो पाएगी गैस फर्मेंटेशन के बाद, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी इसमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में ही इसमें हमको वोमिटिंग देखने को मिलेगी, और ये वोमिटिंग जो है वो कैसी होने वाली है, बिलियस होने वाली है, क्योंकि इसमें तो जो सीबीडी है वो खुल जाती है। ठीक है, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुodenum वाले पार्ट में खुल जाती है, तो ये तो बहुत नीचे है, तो यहाँ पे हमको बाइल्स भी देखने को मिलने वाली है। एम्स में जो काफी बार जो ऑप्शन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसमें किस तरीके की स्टूल मिलता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे करंट जेली लाइक जो स्टूल है इसके अंदर देखने को हमें मिलता है, इसको आप याद रखेंगे। मोस्ट कॉमन जो करेक्टर है वो इसी का यही है, करंट जेली लाइक स्टूल सीन इन इंटरसेप्शन। इसमें और क्या देखने को मिल सकता है, इसमें हमको सॉसेज शेप मास इसको हमको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमको क्या होता है, मसल होती है, साथ में ब्लड होता है, सॉरी मसल नहीं, म्यूकस, क्या देखने को मिलता है, म्यूकस प्लस ब्लड अगर मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉसेज शेप मास। सॉरी करंट जेली लाइक स्टूल जो है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमको, म्यूकस प्लस ब्लड ऐसी स्टूल देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं करंट जेली लाइक स्टूल। ठीक है, और देखिए सॉसेज शेप मास कहाँ देखने को मिलता है हमको, अगर हम पाल्पेट ओवर द एब्डोमिनल राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम पाल्पेट करेंगे तो हमको सॉसेज शेप मास इसमें अंदर देखने को मिलता है। जनरली इसका जो डायग्नोसिस है उस डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, बेरियम मील इसको देंगे, और बेरियम मील के बाद हम एक एक्सरे कराएंगे, उसमें देखेंगे। दूसरा हम यूएसजी कराएंगे। ठीक है, तीसरा हम बेरियम एनीमा दे सकते हैं, और एक तो जो बच गई है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन सब इसको देख सकते हैं। इसमें हम एब्डोमिनल एक्सरे भी करा सकते हैं। ठीक है, और साथ में प्रोक्टोस्कोपी भी इसमें हम एक मेजर टेस्ट करते हैं, जिसमें रेक्टम से हम जो स्कोप डालते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गन। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे, अगर देखो मैनेजमेंट एक ऑर्गन दूसरे में घुस गया है तो हम क्या करते हैं, इसमें जनरली एक थेरेपी हम इसमें यूज लेते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट इंटेस्टाइनल ट्यूब। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फोर्सफुली
फोर्सफुली वाटर फ्लो करवाते हैं, उसमें क्या करते हैं, फोर्सफुली वाटर फ्लो करवाते हैं और उससे क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, प्रेशर ऑन इंटेस्टाइन। तो हो सकता है कि प्रेशर पड़ने की वजह से जो ऑर्गन उसमें प्रोड्यूस हुआ तो वो वापस अपनी जगह पे चला जाए। तो एक तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या करेंगे हम, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ओपन सर्जरी, हम उसको ओपन करेंगे, गट को जहाँ पे वो प्रोड्यूस है उसको हम हटाएंगे और वापस उसको सूचरिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है कि हम क्या कहेंगे, उसको इंटरसेप्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो देखेंगे, ए पेरेंट टेल्स नर्स माय 3 month old infant रिसेंटली पास सीवियर स्टूल दैट रिजेंबल क्लम्पी एंड रेड जेली। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जेली लाइक स्टूल, रेड इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर म्यूकस और ब्लड भर गया है। बेस्ड ऑन दिस नर्स सस्पेक्ट दैट इन्फेंट एंड डेवलप, आपको अच्छे से पता है कि सर आपने भी बताया था कि ऐसा कोई भी डिजीज जिसके अंदर हमको जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा वो इंटरसेप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस अमंग 3 year old child सस्पेक्टेड टू हैव, अगेन उसी की बात कर रहा है, इंटरसेप्शन। वॉल्वुलस आर रेफर्ड एज, वॉल्वुलस का मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ बॉवल। क्या मतलब होता है वॉल्वुलस का मतलब, ट्विस्टिंग ऑफ बॉवल। क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ बॉवल। और टेलीस्कोपिंग ऑफ बॉवल बोलता तो इंटरसेप्शन। ठीक है, चलिए, वन ऑफ फॉलोइंग इज एक्वायर्ड कॉज। देखिए ध्यान रखना, कंजेनाइटल नहीं, एक्वायर्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन। मिकोनियम एलियस ये कंजेनाइटल है, मिकोनियम जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बना बनाया हमको देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल अट्रेसिया ये भी कंजेनाइटल है। मेकल्स डायवर्टिकुलम ये भी कंजेनाइटल है। एक डिजीज कंजेनाइटल नहीं है, वो है इंटरसेप्शन। जबकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है, लेकिन एक्वायर्ड की बात करेगा तो इंटरसेप्शन जाएगा आंसर। A 6 month old infant is suspected of having intussusception. Nurse should expect the child to undergo which of following procedure? भाई इंटरसेप्शन के लिए डायग्नोसिस पूछ रहे हैं कि हम उसको क्या करवाएंगे। ठीक है, रेक्टल बायोप्सी, कोई उसको कैंसर जैसी चीज नहीं है जो हम बायोप्सी करवाएंगे। कोलेंजियोग्राफी ये हम करवाते हैं पेनक्रियाज के कोई एबनॉर्मलिटी हो, ठीक है, या बाइल की कोई एबनॉर्मलिटी हो, लीवर की कोई एबनॉर्मलिटी हो, तब हम इसको करवाते हैं कोलिंजियोग्राफी को, इसमें हम नहीं कराएंगे। कोलोनोस्कोपी, कोलन में दिक्कत नहीं है, बेरियन एनीमिया, यस हम बेरियन एनीमिया देके उसको ये टेस्ट करवाते हैं, मैंने आपको उसमें बताया था। तो साथ में ही दोस्तों साथियों, इसके साथ आज हमने बहुत सारे डिजीज जैसे कि GERD, सीलियक, ठीक है, टेफ, इंटरसेप्शन, और इसके साथ साथ हमने और भी डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, ये सारी डिजीज हमने आज कवर की हैं। और ये सारी डिजीज ऐसी हैं कि इनके एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे आशा तो करता ही हूँ, साथ में ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इन लेक्चर्स को आप, जब मैंने थ्योरी इसमें पढ़ाई है, देखिए मैंने क्वेश्चंस इसमें भले ही कम है, पीआर यादव के जितने भी इसमें जीआईटी के क्वेश्चंस थे मैंने सारे कवर करवाए हैं, लेकिन थ्योरी को मैंने अच्छे से कवर करवाया है और वो थ्योरी कवर करवाई है जो कि मोस्ट ऑफ आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। भले ही उनसे क्वेश्चन पुट अप ना हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसी थ्योरी से बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप थ्योरी साथ में जो क्वेश्चंस हैं साथ में उनका रिवीजन करिए, इस क्लास को 1 या 2 बार इसको लीजिए और समझिए। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू।